अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, आज सुबह मैंने भारत के हाई कमीशन में फ़ोन किया था पूछने के लिए वीज़ा का। तो उन्होंने एक और पेपर मांगा था, वो मैंने इमीडिएटली सबमिट कर दिया। फिर मैंने उनसे पूछा कि मैं नेक्स्ट वीक की फ़्लाइट बुक कर लूँ, क्योंकि फिर फ़्लाइट बहुत महंगी होती हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, अब आपका वीज़ा में कोई अड़चन नहीं है, आपको नेक्स्ट वीक, अर्ली नेक्स्ट वीक भी पासपोर्ट मिल जाएगा। तो होपफुली अजीज़ दोस्तों, एंड ऑफ नेक्स्ट वीक मैं थर्सडे फ्राइडे फ्लाई करूँगा भारत के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए। मेरे अंदर जो इस वक्त जज्बात हैं वो आप शायद नहीं समझ सकते कि कैसे ऐसा लगता है माँ की गोद में जा रहा हूँ। और एक मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी जो औकात है, मेरी जो हैसियत है वो आपके सामने है। और इतना मुझे मान सम्मान भी मिलता है आप लोगों की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से। और फिर ये मौके मिलते हैं। मेरी तो हैसियत नहीं है कि मैं टिकट भी खरीद सकूं, लेकिन आप लोगों की सपोर्ट पे ही मैं ये सब चीज़ें कर सकता हूं। इस बार की भी मेरी विश लिस्ट है जिसको मैं कोशिश करूंगा सब जगहों पे जाऊं। उसमें जो मेरी यात्रा है वो सोमनाथ, हमारे पुरखों का मंदिर है, फिर द्वारका, फिर तिरुपति बालाजी भी मेरी कोशिश है कि मैं कर सकूं। इसके अलावा अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार, ऋषिकेश, महाकाल, उज्जैन, ये सब मेरी विश लिस्ट में हैं। और मुझे काफ़ी दोस्तों के ईमेल और मैसेज आए हैं जिसमें एमपी के कुछ लोगों ने मुझे, कई लोगों ने एमपी से मुझे मैसेज किया है कि वो एमपी में, मध्य प्रदेश में उज्जैन मेरे लिए अरेंज कर देंगे। इसी तरह मेरा गुजरात में भी मेरी कोशिश है, कुछ लोगों से अहमदाबाद, राजकोट में बात हुई है। इसके अलावा जो यूपी है वहाँ पे भी काफ़ी लोगों ने, मतलब ओवरवेलमिंग है दिल्ली में। तो मेरा प्रोग्राम है कि मैं नोएडा में, मुझे एक साहब ने ऑफ़र किया है रहने के लिए जगह, तो मैं नोएडा में रहूँगा। और दिल्ली में मैं शुरू के कुछ दिन दिल्ली में गुजारूँगा। तो दिल्ली के दोस्तों से सबसे मुलाकात होगी। इसके बाद मेरा प्रोग्राम है कि दिल्ली से मैं मुंबई जाऊंगा। मुंबई में तकरीबन एक हफ़्ता मेरा प्रोग्राम है कि मुंबई के दोस्तों से मुलाकात होगी। और इसके अलावा फिर मुंबई से मेरा देखता हूँ शायद गुजरात या मध्य प्रदेश, पहले गुजरात या पहले मध्य प्रदेश, और फिर एंड पे मेरा प्रोग्राम है यूपी। यूपी के बाद भी मुझे 2 दिन के लिए चंडीगढ़, पंजाब जाना होगा, क्योंकि मेरे बहुत ही प्यारे मित्र हैं लंदन में, उनके भाई की शादी है चंडीगढ़ में। तो उन्होंने मुझे दावत दी है, तो मैं शायद फिर एंड पे चंडीगढ़ से होके फिर वापस लंदन। तो उस सब में अगेन आप में से जो साहब मुझे ये ऑनर देता है कि मैं उनसे मिल सकूं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा मेरे ईमेल पे, या मेरा जो ये यूपीआई नंबर है वहाँ पे मयंक को आप बता देंगे, तो मयंक ये सारी चीज़ें नोट कर लेंगे। तो हम फिर जिस जिस शहर में विज़िट होगी वहाँ पे फिर सबसे मिलने की कोशिश करेंगे। फाइनेंशियली आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये ट्रिप मैं आप ही की सपोर्ट के आधार पे कर रहा हूँ। आपको लगेगा कि ये तो मांगता रहता है, लेकिन अगर आपने मेरी उंगली पकड़ी है तो मैं फिर आपसे तो मैं आपसे ही फिर ज़ाहिर है अपने दिल खोल के रख सकता हूँ। सो मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, जिस तरह भी जैसे भी हो सके आप सपोर्ट करेंगे। टिकट बहुत महंगी मिल रही है, क्योंकि 3-4 महीने पहले टिकट बुक कराओ तो सस्ती होती है, लेकिन एंड पे कराओ तो महंगी होती है। तो इसके अलावा फिर काफ़ी और भी खर्चे होते हैं। तो देखिएगा, आप में से जो दोस्त सहायता कर सकता है उसके लिए मैं आभारी हूँ। अजीज़ दोस्तों, चलते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं। सुशांत सरिन जी ने ये जो ट्वीट की है, ये एग्जैक्टली सिचुएशन बताती है टेररिस्टों की और उनके मास्टर्स की।
सुशांत जी कहते हैं कि आप तसव्वुर करें कि आप खाना भी नहीं खा सकते क्योंकि आपको डर है कि कोई जहर दे देगा। आप इबादत के लिए मस्जिद नहीं जा सकते क्योंकि डर है कि रास्ते में कोई मार देगा। आप काम पे भी नहीं जा सकते इसलिए कि आपको डर है कि कोई गोली मार देगा। आप वॉक पे भी नहीं निकल सकते कि हो सकता है कोई रास्ते में आपका वेट कर रहा हो, घात लगा के बैठा हो। आप कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ यमराज का इंतज़ार कर सकते हैं। टेररिस्टों के लिए थोड़ा सोचिए। तो वाकई इस वक्त पाकिस्तान में टेररिस्टों की और उनके मास्टर्स आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी का यही हाल है। अजीज़ दोस्तों, लेटेस्ट ये है कि पुलवामा टेररिस्ट अटैक जो हुआ था उसका मास्टरमाइंड हमज़ा अदनान कराची में मारा जाता है। एक दहशत फैल गई है पाकिस्तान में। ये जो टेररिस्ट थे जो मज़े से घूम रहे थे, ये एक और टेररिस्ट है बिलाल मुर्शिद, इसको भी कराची में मार दिया गया। ये एक खालिस्तानी टेररिस्ट है, पाकिस्तान में रहता है, लखबीर सिंह रोडे। इसने 1985 में कनिष्का बॉम्बिंग की थी, वो पाकिस्तान में मर गया हार्ट अटैक से। लेकिन सुना यही है कि कुछ दिन पहले ये रास्ते में जा रहा था तो किसी ने इसकी पीठ में सुई चुबो दी थी और उस सुई के जहर से इसको हार्ट अटैक हुआ है। लेकिन जाहिर है दहशत इतनी फैल गई है कि ये इसके बारे में खुल के बात नहीं कर सकते। अभी 2 दिन पहले परवेज़ मीर 26/11 के मास्टरमाइंड को मार दिया गया। इसके अलावा जो बम धमाके हो रहे हैं वो अलग हैं। जैसे कि आपने कल मैंने बताया था, पेशावर में मॉडल स्कूल के सामने जो धमाका हुआ था उसमें कई लोग मर गए और वो पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स के बच्चे पढ़ते थे वहाँ पे। तो आर्मी ऑफिसर्स के कई बच्चे मर गए, लेकिन इस खबर को बिल्कुल दबा दिया गया है ताकि दहशत ज़्यादा ना फैले। कराची में क्लिफ्टन के एरिया में दाऊद इब्राहिम का बंगला है, उसके बाहर 2 बम ब्लास्ट हुए हैं। अब वहाँ पे जाहिर है दाऊद इब्राहिम नहीं होगा। मैंने कल की वीडियो में भी आपको इसमें डिटेल में बताया था। ये जो क्लिफ्टन में जिस बंगले का जिक्र है वो एक दिन में जब मेयर था तो मैं वहाँ पे किसी काम से गया था, तो मेरा सेक्रेटरी और मेरे साथ 1-2 काउंसलर थे मेरे इलाके के, तो उन्होंने मुझे जगह बताया था कि आरिफ भाई ये देखें ये दाऊद इब्राहिम का बंगला है। और उस वक्त बाकायदा बाहर डंडे लगे हुए थे, उसके बैरियर होते हैं ना जो गाड़ी को गुजरने नहीं दे रहे थे, वो पूरी गली बंद रखी हुई थी। और उसके बंगले के बाहर भी एक चेक पोस्ट बनी हुई थी, लकड़ी की बॉक्स बना हुआ था, इसके अंदर बैठे हुए थे। एक पुलिस मोबाइल खड़ी थी और जहाँ पे बैरियर लगाए थे गली के शुरू में वहाँ पे भी एक लकड़ी का पूरा कैबिन बना हुआ था, इसके अंदर एक पुलिस वाला बैठा था और एक पुलिस की गाड़ी बाहर खड़ी थी। सादे लिबास में वहाँ पे काफ़ी लोग घूमते हैं। दाऊद इब्राहिम की तो फुल फ्लेज सिक्योरिटी होती है, लेकिन इस वक्त इन सब की मैया मर गई है। इन लोगों को अपनी ज़िंदगी पूरी ख़तरे में नज़र आती है। लेकिन आप ये देखें कि ये एक आर्मी के हाई लेवल ऑफिसर हैं, ये गज़वा हिंद के बारे में लोगों को खुशखबरियाँ सुना रहे हैं। इनसे अपना मुल्क संभाला नहीं जा रहा, ये गज़वा हिंद और गज़वा फ़लस्तीन के ख्वाब देख रहे हैं। इनको पता नहीं है कि इनका अपना पाकिस्तान कितने दिन चलेगा। तो ये ज़रा सुनिए, फिर मैं आता हूँ। सोबान फरमाते हैं नई पाकिस्तान की हदीस, सून यू विल फाइंड एन आर्मी इन द ईस्ट, अनकरीब तुम लश्कर एक देखोगे मशरिक से नमूदार होता हुआ। दोज हु विल अनचेन द रूलर्स ऑफ इंडिया, जो जाएंगे और हिंदुस्तान के बादशाहों को जंजीरों में जकड़ कर लाएंगे, एंड विल देन रिटर्न टू डमेस्कस, और फिर मुड़ जाएंगे दमिश्क की तरफ, विल फाइंड ईसा इब्न मरियम, और अल्लाह ईसा इब्न मरियम को पा लेंगे। तो तुम में से जो शख्स उस दौर को पाले उस लश्कर में जा मिले, क्योंकि बिल आखिर उस लश्कर की क़यादत मेरे बेटे मेहदी के पास होगी। वी आर वेटिंग फॉर दैट। पाकिस्तान आर्मी इज दैट आर्मी। मोदी साहब को जंजीरों में जकड़ना हमारे से अलावा कोई नहीं चाहता दुनिया में अभी, और मुड़ के हम ही जाएंगे दमिश्क इंशाअल्लाह फलस्तीन को आजाद कराने के लिए जाएंगे। तो अजीज़ दोस्तों, गज़वा हिंद करना है, पहले हमारी फ़ौजें इधर जाएंगी और फिर उधर जाएंगी और फिर इधर जाएंगी। अबे पहले तुम धंधे तो कर लो, तुम लोगों ने जो धंधे चालू किए हुए वो तो कर लो,
और तुम लोगों को गज़वा हिंद, इस वक्त गज़वा पाकिस्तान तुम लोगों के गले पड़ गया है। अजीज़ दोस्तों, हमास के इस्माइल हानिया ने भी आज बयान दिया है कि अगर पाकिस्तान इज़राइल के साथ मामला शुरू कर दे तो फ़लस्तीन आज़ाद हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ही है जो इज़राइल को मुंह दे सकता है। और पाकिस्तान की आवाम बहादुर है और जिहाद के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। अजीज़ दोस्तों, इस्माइल हानिया की मत मारी गई है। वो जानता नहीं है कि ये भाड़े की पंजाबी फ़ौज है, और ये जिस कौम की बात कर रहे हैं ना, उस कौम से ज़्यादा मुनाफिक हिपोक्रेट कौम आपको दुनिया में नहीं मिलेगी। अभी एक फ़लस्तीन के ऊपर कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें सारे मेले गंदे बदबूदार मौलवी बैठे थे, और उस कॉन्फ्रेंस पे जितना खर्चा हुआ वो वही भेज देते गज़ा वालों के लिए, तो शायद वहाँ पे पूरे गज़ा वालों के लिए एक हफ्ते का खाना बन जाता। मिलियंस ऑफ रुपीज़ उस कॉन्फ्रेंस पे लगा दिए। उसमें पाकिस्तान के टॉप के मुफ्ती तकी उस्मानी, ये मुफ्ती तकी उस्मानी भारत से लुटा पुटा कबीला आया था इनका पाकिस्तान 1947 में, और सड़कों पे झुग्गियाँ बना के ये रहते थे झोंपड़ी में, और आज ये बिलियनर है। ना कोई कारोबार किया है, ना कोई नौकरी की है, सिर्फ इस्लाम बेचा है। और पाकिस्तान में सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस इस्लाम बेचना है, मज़हब बेचना है, धर्म बेचना है। इसने जो तकरीर की, इसमें इस्लामिक शरिया के हिसाब से बता रहा था कि अगर किसी मुसलमानों के इलाके पे किसी काफिर का कब्ज़ा हो जाए तो आप पे जिहाद फ़र्ज़ है, और जिहाद सिलसिलावार है कि पहले वहाँ के अपने लोग करें, फिर इर्द गिर्द के मुसलमान मुल्क करें, और फिर पूरी दुनिया के मुसलमान जिहाद करें। तो मैं मुफ्ती तकी उस्मानी से पूछता हूँ कि फ़लस्तीन के लिए तुम्हारा इतना मामला दिल धड़क रहा है, तो चाइना के प्रोविंस जिंगजियांग भी ईस्ट तुर्किस्तान था, ओटोमन एम्पायर के कब्ज़े में था, मुसलमानों के कब्ज़े में था, और आज भी वहाँ पे मेजॉरिटी मुसलमान रहते हैं। वहाँ के लिए जिहाद का ऐलान करके दिखाओ ना, अगर तुम्हारे अंदर वाकई तड़प है मुसलमानों की, या वाकई तुम सच्चे आदमी हो, तो ज़रा चाइना के ख़िलाफ़ जिहाद का ऐलान करके दिखाओ। वहाँ पे तुम कर नहीं सकते, इसलिए कि तुम्हारा बाप है चाइना, वहाँ की बात नहीं कर सकते तुम, उस पर तुम्हें इजाज़त नहीं है। वहाँ के लिए ज़रा बात करके दिखाओ तो हम भी समझें कि हाँ भाई तुम वाकई सही कह रहे हो कि जहाँ पे मुसलमानों का इलाका के ऊपर कब्ज़ा है किसी गैर मुस्लिम का, तो जिहाद का ऐलान करके दिखाओ। स्पेन में भी मुसलमानों की सरकार रही है 800 साल, करके दिखाओ यूरोप के खिलाफ जिहाद का ऐलान। तुम जैसे बेगैरत गाली देने का दिल करता है, तुम लोग सिर्फ मजहब बेचते हो, आम आदमियों को बेवकूफ़ बनाते हो। ज़रा सुनिए मुफ्ती तकी उस्मानी ने क्या फरमाया है। इमदाद आप पहुंचा सकते हो गज़ा के मुसलमानों को और गज़ा के मुजाहिदीन को, हम आपसे उसकी दरख्वास्त करते हैं कि उसमें कभी ना करें। मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि मैं शरीयत का हुक्म आप हजरात के सामने अर्ज़ करता हूँ। शरीयत का हुक्म यह है कि अगर मुसलमानों के किसी खित्ते पर कोई काबिज हो जाए या हुक्मरान हो जाए तो उस खित्ते के मुसलमानों पर जिहाद फर्ज है, और वो जिहाद पहले उन खित्ते के मुसलमानों पर फर्ज है, उसके बाद उससे पास रहने वाले मुसलमानों पर फर्ज है, और इस तरह दर्जा बदर्जा जितने मुसलमान हैं उन सब पर जिहाद अपनी इस्ताअत के मुताबिक फर्ज हो जाता है। मैं इस बात का एक तालिब इल्म होने की हैसियत से आप हजरात के सामने ऐलान करता हूं कि हस्ब इस्ताअत तमाम मुसलमानों पर जो जहां भी रहता हो उसको इस माना में उस पर जिहाद फर्ज है कि वो जो मदद उनको पहुंचा सकता हो वो मदद पहुंचाए। लब्बैक 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 लब्बैक। और मैं आप हज़रात के सामने कुरान करीम की 2 आयतें पढ़ता हूं, और वो मैं समझता हूं कि इस इज्तिमा का पैगाम होना चाहिए सारे मुसलमानों के लिए।
कुरान करीम सूरह निसा में फरमाता है, वमा लकुम ला तुकातिलून फी सबीलिल्लाह वल मुस्तज़अफ़ीन मिनर रिजालि वन निसाइ वल बिल्दान अल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़रयति ज़ालिमु अहलुहा वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यन वजअल लना मिन लदुनका नसीरा अल्लज़ीन आमनू युक़ातिलून फी सबीलिल्लाह। कुरान का तर्जुमा यह है, वो मुसलमानों को खिताब करके कह रहा है, सारे मुसलमानों को, मालकुम, तुम्हें क्या हो गया कि तुम अल्लाह के रास्ते में जिहाद नहीं करते और उन मर्दों, औरतों, बच्चों की खातिर जिहाद नहीं करते जिनको दुश्मन ने दबाया हुआ है, और वे दुआएं कर रहे हैं कि हमारे परवरदिगार हमें इस बस्ती से नजात अता फरमा दीजिए, और वो ये दुआएं कर रहे हैं, या अल्लाह हमारा कोई मददगार पैदा कर दीजिए, हमारा कोई हामी पैदा कर दीजिए। कुरान ये उन बच्चों का, उन औरतों का, उन मर्दों का हवाला देकर सारे मुसलमानों से कह रहा है कि तुम्हें क्या हो गया कि तुम उनके रास्ते में जिहाद नहीं करते। और दूसरी आयत सूरह तौबा की, उसमें नबी अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इख्तरफ्तमुहा व तिजारतुन तख्शौना कसादहा व मसाकिन तर्दौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही फजिहादिन फी सबिलिल्लाह। कि ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब फरमाया जाता है, ये कह दो सबसे कि अगर तुम मोहब्बत रखते हो, इनको तुम तुहिब्बूना, अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारा खानदान, तुमने जो माल कमाया है वो, और तुमने जो शानदार घर रखे हुए हैं जिन्हें तुम पसंद करते हो, वो अल्लाह रसूल के मुकाबले में ज्यादा पसंद है, तो इंतजार करो हमारे अम्र के आने का। अल्लाह ताला फरमाता है मेरे आने का, अम्र का इंतजार करो। ये अल्लाह ताला ने हमें आपको एक ताज़ियाना दिया है इन आयात के सिलसिले में, जो इस मौके पर सादिक आता है। तो अजीज दोस्तों, ये पाकिस्तान की सूरत हाल है। पाकिस्तान इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मज़हब बेचता है। पाकिस्तान के मौलवी और सारे मिल के सिर्फ मज़हब बेचने के लिए चल पड़े हैं। इलेक्शन का ऐलान हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए फाइनेंस डिवीज़न ने मिलियंस ऑफ रुपीस रिलीज़ कर दिए हैं। शायद इनको इजाज़त नहीं मिल रही अमेरिका बहादुर से कि इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। अगर इलेक्शन करवाने पड़ते हैं तो ऑलरेडी नवाज शरीफ का नाम प्राइम मिनिस्टर के लिए आ रहा है और मौलाना फजलुर रहमान का कहने सुनते आ रहे हैं कि अगर पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ की पार्टियां नहीं मिल सकें तो मौलाना फजलुर रहमान विल बी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। मौलाना फजलुर रहमान तालिबान का बाप है, क्योंकि तालिबान इन्होंने ही बनाई थी। इसी तरह पंजाब में चौधरी शुजात हुसैन जो कि काफ लीग के प्रेसिडेंट हैं, उनसे नवाज शरीफ 15 साल बाद मिलने आया। हालांकि ये नवाज शरीफ का दोस्त था और इन दोनों ने साथ ही पॉलिटिक्स शुरू की थी। और नवाज शरीफ के पहले प्राइम मिनिस्टरियल पीरियड 1990 से 1993 तक में ये चौधरी शुजात हुसैन नवाज शरीफ का होम मिनिस्टर था पाकिस्तान का। तो बाद में मुशर्रफ के दौर में नवाज शरीफ को जब सज़ा हुई और भागना पड़ा तो चौधरी शुजात हुसैन जाके गोद में बैठ गए थे परवेज़ मुशर्रफ के गोद में। तो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में इसका भाई परवेज़ इलाही पंजाब का चीफ मिनिस्टर था। चौधरी शुजात हुसैन 43 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर भी बना था। जब अमेरिका से लाए गए शौकत अजीज़ को प्राइम मिनिस्टर बनाना था मुशर्रफ ने, लेकिन शौकत अजीज़ की कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी, वो तो अमेरिका में था। रातों रात उसका पाकिस्तान आईडी कार्ड बनाया गया था। वो उसके पास तो पाकिस्तान आईडी भी नहीं थी। उसका रातों रात पाकिस्तान आईडी बना के उसको पंजाब से एक सेफ सीट पे इलेक्शन लड़ाया गया था और फिर वो प्राइम मिनिस्टर बना था। तो वो 45 दिन के लिए 43 दिन के लिए
चौधरी शुजात हुसैन प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो अब नवाज शरीफ उससे भी मिलने गया है, सीट एडजस्टमेंट की बात उससे हो रही है, जहांगीर तरीन की इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट की, कि ये चाहते हैं कि पंजाब में पीपल्स तहरीक इंसाफ इमरान खान की को मुकाबला दे सकें, इसलिए वहाँ पे ये पंजाब में नज़र आता है कि नवाज शरीफ इन लोगों के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाएगा। इमरान खान का जो चीफ मिनिस्टर पहले 5 साल में था परवेज़ खट्टक केपीके का, वो इमरान खान की रोज़ पोले खोल रहा है। उसने पीटीआई पार्लियामेंटेरियन नाम से अपनी पार्टी भी बना ली है। वो कह रहा है कि मैं चीफ मिनिस्टर केपीके बनूंगा। केपीके की सूरत हाल ये होगी कि फजलुर रहमान की पार्टी जमात इस्लामी, ये परवेज़ खट्टक, नवाज शरीफ, ये सब मिल के वहाँ पे एक सरकार बनाएंगे। बलूचिस्तान में बाप पार्टी की सरकार होगी जो कि अल्टीमेटली नवाज शरीफ के साथ मिल जाएगी, और सिंध पीपल्स पार्टी को दे दिया जाएगा। इस तरह ये चूं चूं का मुरब्बा नज़र आता है कि अगर इलेक्शन हुए तो ये इस तरह की सिचुएशन होगी। अमेरिका ने पाकिस्तान को क्लियर अल्फाज में, अभी अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट के हाई ऑफिशियल्स का एक डेलीगेशन पाकिस्तान आया हुआ है, और उन्होंने पूरा डिक्टेशन दे दिया है कि सॉरी भाई, हम कम से कम पाकिस्तान में जैसी भी होगी डेमोक्रेसी चाहते हैं, आपकी परमानेंट ये टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट नहीं चाहिए, केयरटेकर गवर्नमेंट, आपको इलेक्शन तो कराने पड़ेंगे। और आईएमएफ ने भी कह दिया है कि पाकिस्तान का हाल बहुत ख़राब है, और जून 2024 तक, जब पाकिस्तान का फिस्कल ईयर 1 जुलाई से 30 जून होता है, तो 30 जून 2024 तक पाकिस्तान का टोटल कर्जा 82 ट्रिलियन रुपया हो जाएगा। और अगर यही सूरत हाल रही तो 2025 तक 92 ट्रिलियन रुपीस हो जाएगा। पाकिस्तान का कर्जा तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की प्रोडक्शन ख़त्म है। पाकिस्तान के पास प्रोडक्शन के हवाले से कुछ भी नहीं है, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कोई प्रोडक्टिव चीज़ कर नहीं पा रहा पाकिस्तान, इसलिए इनकम कुछ है नहीं, खर्चे ज़्यादा हैं, इंटरेस्ट देना है लोन्स का। तो पाकिस्तान ने पिछले 6 महीने में 6 ट्रिलियन रुपए का कर्जा बढ़ाया है। कभी सऊदी अरब से ले रहे हैं, कभी दुबई से ले रहे हैं, कभी कतर से ले रहे हैं, कभी कतर से उधार पे गैस ले रहे हैं, सऊदी अरब से उधार पे तेल ले रहे हैं, आईएमएफ से ले रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से ले रहे हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, चाइना, लिए जा रहे हैं। और कर्ज़ों को वापस करने की बारी आती है तो वो उसको रोल ओवर करके और आगे बढ़ाते हैं। कि चाइना के साथ तो यही चल रहा है कि हाँ भाई किस्त देनी है, ठीक है, ये लो किस्त, अगले दिन वापस वही किस्त लोन के तौर पे ले ली जाती है। तो कर्जा बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। पाकिस्तान की नैया बिल्कुल नीचे डूबती जा रही है, और पाकिस्तान के लिए मुश्किल है कि पाकिस्तान सरवाइव कर सके, क्योंकि जब इकोनॉमी आपकी सही नहीं होती ना, तो दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर सोवियत यूनियन भी टूट जाता है, यूरोप की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर यूगोस्लाविया भी टूट जाता है। तो अगर आपके पास इकोनॉमी नहीं तो कुछ भी नहीं। और फिर पाकिस्तान की अपनी फॉल्ट लाइंस इतनी ज़्यादा हैं कि बलूचिस्तान आज़ादी मांग रहा है और बाकायदा एक हमले जारी हैं। केपीके में पख्तून इस वक्त बिल्कुल बिखरे हुए हैं, और पख्तून पाकिस्तान के साथ रहने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। इसी तरह आप सिंध में देखें तो एक बेचैनी सी चल रही है। अभी लास्ट वीक सिंध कल्चर डे मनाया गया, उसमें बाकायदा पुलिस की गाड़ियों पे पथराव हुए हैं सिंध में, और पुलिस को बहुत ही ज़्यादा वो किया गया है। तो पाकिस्तान की अपनी फॉल्ट लाइन्स इतनी हैं, इकोनॉमी है नहीं। अब ये जो नामालूम अफराद हैं वो पाकिस्तान में एक दहशत की अलामत हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो एक्सपोर्ट है वो टेररिज्म है, लेकिन वो टेररिज्म कि एक्सपोर्ट को भी नामालूम अफराद ने खतरे में डाल दिया है। अब लोग टेररिस्ट बनने से भी डरेंगे, और जो टेररिस्ट की रिक्रूटमेंट करते थे, जो फंडिंग करते थे, वो भी अब चुपचाप हाइडिंगों में चले गए हैं। तो इस वक्त आर्मी कोशिश में ये है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा टेररिस्ट हैं उनको काम पे लगा दो, क्योंकि फारिग बैठे हुए वो मर रहे हैं, तो इनको फ़ौरन इंडिया भेज दो
ताकि वो काम पे लगें, क्योंकि अफ़गानिस्तान इनकी मार्केट बंद हो गई है। अफ़गानिस्तान ने बहुत सख्ती से वो रोक लगाई हुई है और वहाँ पे टेररिस्ट चल नहीं सकता। भारत ने भी इस वक्त इतनी ज़्यादा बॉर्डर पे सिक्योरिटी और सख्ती रखी है LOC और बॉर्डर पे कि भारत में भी इनके लिए जाना तकरीबन नामुमकिन जैसा हो गया है। लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं कि इतना लंबा बॉर्डर है और अफ़गानिस्तान में वैसे भी वो अब टेररिज्म क्या करके दिखाएंगे कि अफ़गानिस्तान में है क्या, लेकिन भारत में फिर वो कोशिश कर रहे हैं कि उससे थोड़ा इनको भारत इन्होंने एक अपना परमानेंट दुश्मन बनाया हुआ है। तो उसके लिए भारत में इन्फिल्ट्रेशन की पूरी कोशिश की जाएगी कि ये फारिग जो बैठे हुए हैं टेररिस्ट, इनको काम पे लगाया जाए। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान को बचाने के लिए पूरी दुनिया कोशिश कर रही है, यानी अमेरिका, यूरोप चाहता है, ये जो ग्लोबल नॉर्थ है, जो वेस्ट कहते हैं जिसको, वो और उसका पूरा इकोसिस्टम, पूरा मीडिया पाकिस्तान को बचा रहा है। दूसरी तरफ चाइना पाकिस्तान को बचा रहा है। अरब स्टेट एक कह लें कि मजबूरी या एक रवादारी होती है ना, एक चलो यार हमारा भाई था, ठीक है, ये वो है, तो मजबूरी में थोड़ी बहुत मदद कर रहे हैं, वरना अरब स्टेट्स को अब पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट नज़र नहीं आता। तो अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान बस अब देखें कहाँ तक बात चलती है। तो थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट, काइंडली कीप सपोर्टिंग।